नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आपसे एक आज के वीडियो में। और आज हम देखेंगे उत्तराखंड एलटी 2024 के लिए सेकंड मॉक टेस्ट क्लास। तो इससे पहले एक और क्लास आ चुकी है, तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करे गए हैं। और बेसिकली ये जो मॉक क्लासेस हैं, इसका मकसद यही है कि आपको इनकी इस क्वेश्चंस को, यानी कि इस क्लास में जो क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं, उनको आपको अटैम्प्ट करना है, गैस करना है इसके आंसर, और उसके बाद चेकआउट करना है कि आपका जो लेवल है प्रिपरेशन का वो कितना अच्छा है। ठीक है, तो आज ये सेकंड क्लास है और सेम UK+C का जो पैटर्न है, सेम उसी पैटर्न पर आज भी हम क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि जो 30:10 एंड 10 का जो रेशियो है, 30 टीचिंग एप्टीट्यूड, 10 आपके जीके एंड 10 रीजनिंग के, सेम रेशियो में आज भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो रेशियो सेम रहेगा आज का भी, मतलब क्वेश्चंस का। और इसमें भी आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और उसके बाद आपको खुद से इसका आंसर भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अ टीचर्स टीचिंग इज़ कंसिडर्ड इफ़ेक्टिव इफ़ ही और शी इज़ व्हाट। यानी कि एक शिक्षक का शिक्षण प्रभावी माना जाता है यदि वह किस तरह से व्यवहार करता है। पहला है छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार, यानी कि पार्शियल ट्रीटमेंट। दूसरा है अव्यवस्थित, डिसऑर्गेनाइज्ड। थर्ड है हमारा ऑथोरेटिव, या फिर हम कहें कि अधिनायकवादी, या फिर जो ऑथोरेटिव होता है क्लास में उस तरह का व्यवहार। या फिर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द एंड रिजल्ट्स एंड असिस्ट स्टूडेंट्स इन अचीविंग मास्टरी लर्निंग। इसके आंसर को आपको गैस करना है। एंड आंसर जब आप सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें तो एक बार बताएं ज़रूर कमेंट करके कि कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए। और साथ ही साथ आपके जो भी सजेशंस होते हैं, ठीक है, वो भी कमेंट में आप बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, या फिर कहें कि ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और छात्रों को निपुणता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो अ टीचर्स टीचिंग इज़ कंसिडर्ड इफेक्टिव इफ़ ही और शी कंसंट्रेट्स ऑन द एंड रिजल्ट, यानी कि अंतिम परिणाम पर, यानी कि जो टीचिंग करी है उसका एंड रिजल्ट क्या रहा, एंड असिस्ट स्टूडेंट्स इन अचीविंग देयर मास्टरी लर्निंग। ठीक है, तो ये 4th ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ अ टीचर इज करेक्ट। निम्नलिखित शिक्षक की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपको बताना है। पहला है टीचर शुड बी अ क्रिटिक ओनली। सेकेंड है टीचर शुड फेवर गुड स्टूडेंट्स। टीचर शुड हैव अ फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। 4th है हमारा टीचर शुड मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम स्टूडेंट। तो टीचर का रोल क्या होता है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार आया है उत्तराखंड एलटी में। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर टीचर का जो रोल होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रिंसिपल के जो रोल होते हैं स्कूल्स में। तो ये जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूनिट में आपका दिया गया है, बेसिकली ये सब इसी चीज़ से रिलेटेड है। इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में टीचर का रोल क्या है, प्रिंसिपल का रोल क्या है, क्लास में क्या बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका आंसर आपको गैस करना है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। कैसा रहना चाहिए, टीचर शुड हैव अ फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 3rd ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा इसमें ये जो क्वेश्चन है ये फ़िलासफ़ी का क्वेश्चन है। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी आपके पूरे सिलेबस में दिया गया है, यूनिट 1 ही इसी का है। यहाँ पर पूछा गया है कि शैक्षिक प्रगतिवाद के प्रस्तावक थे। तो इसमें जो आपके सिलेबस में है जनरली, वैसे तो आपको आइडियलिज़म देखने को मिलेगा, रियलिज़म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ 4 से 5 ये जो है फ़िलासफ़ी के कॉन्सेप्ट्स वो आपके इम्पॉर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और एजुकेशन फ़िलासफ़ी में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आ गई हैं वहाँ पर। उसी पर बेस्ड ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में भी। तो ये इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। द प्रोपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेसिविज्म वर कौन थे, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉन डुई। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और ये जो प्रगतिवाद है बेसिकली ये क्या बताता है
बेसिकली इसमें ये है कि जो भी लर्निंग होगी स्टूडेंट्स की वो एक्सपीरियंसेस से होनी चाहिए, उनके खुद के एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये है कि स्टूडेंट्स लर्न थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंसेस, खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट था प्रगतिवाद का, तो इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़ बता दूं, इसमें मेन जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए एग्ज़ाम, अगर आप पूरा डिटेल में ना भी पढ़ें तो। एक तो जो भी मेन इसके प्रोपोनेंट्स हैं या फिर जो भी प्रस्तावक थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, जैसे आइडियलिज्म का किसने दिया था, नेचुरलिज्म का किसने दिया था, ठीक है, प्रगतिवाद ये जो है किसका किसने दिया था, और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, बेसिकली ये जो भी फिलोसफीज़ हैं इसमें कहते क्या हैं, वो थोड़े से पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, अगर आपने ये गेस करा तो बिल्कुल सही है आप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज मोस्ट क्लोजली अलाइन विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास रचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। तो ये 4 ऑप्शन है। यूजिंग कलर ऑफ द रिवर, रचनावादी की बात की गई है, ठीक है। एजुकेशन फिलॉसफी में जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग में से 4 कौन सा होगा, वो चीज़ ध्यान में रख के आपको आंसर करना है। अगर आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। नंबर 1 है यूजिंग कलर ऑफ द रिवर टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स, looking at the different birds' beaks and drawing them using a graphic organizer to explain the differences between animals giving birth and laying eggs, using flowchart to explain the process of seeds dispersal। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यूजिंग कलर ऑफ द रिवर टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स, यानी कि जो नदी में पॉल्यूटेंट्स है उसकी उपस्थिति को पहचान करने के लिए नदी के रंग का उपयोग करना, ठीक है। तो ये चीज़ इसका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू रचनावादी अप्रोच, या फिर हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें भी बेसिकली यही चीज़ है कि जो आपका नॉलेज है वो किससे मिलता है, वो मिलता है एक्सपीरियंसेस से, देखकर एक्सपीरियंसेस से मिलता है। तो इसमें यही चीज़ बोला गया है कि टू क्रिएट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस, ठीक है, रचनावादी दृष्टिकोण में। सो ये है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने देश में डैश की स्थापना की सिफारिश की। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डैश इन कंट्री। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। तो 1986 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उससे क्वेश्चन आपके बहुत बार बनते हैं, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो सिफारिश की गई थी वो की गई थी ओपन यूनिवर्सिटीज़ की 1986 में, ठीक है। तो बेसिकली जो डिस्टेंस एजुकेशन होता है उसको लेकर यहाँ पर इस चीज़ की सिफारिश हुई थी कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर डेवलप होनी चाहिए। तो इनका जो एम्फसाइज था वो किस पर था, नीड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, और इन्होंने ओपन यूनिवर्सिटीज़ की सिफारिश की थी। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सेकंड इज़ राइट आंसर, एंड अगर आपने गेस करा था तो बिल्कुल सही है आप। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो 1986 से ही एक और क्वेश्चन यहाँ पर बना है, और इसमें आपको बताना है कि 1986 में कौन सा जो कॉलेज है या विश्वविद्यालय है, कह सकते हैं विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, ठीक है। तो एक एक करके ऑप्शन देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, या फिर यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय। तो ये 4 यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से आपको ये बताना है कि जो 1986 में जो ये NEP आई थी या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसके अनुसार ये जो यूनिवर्सिटी है उनमें से कौन सा है जो इस्टेब्लिश किया गया था अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इग्नू दिल्ली, ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली को स्थापित किया गया था या फिर इस्टेब्लिश किया गया था अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी 1986 की, ठीक है। और अगर हम बात करें BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद की, तो ये जो इस्टेब्लिश हुआ था ये पहले हो चुका था, ठीक है। तो ये वाला राइट आंसर नहीं हो सकता है, 1982 में हो गया था। और बात अगर हम करें
कर्नाटका मुक्त विश्वविद्यालय की, मैसूर की। तो ये हुआ था बाद में 1996 में, ठीक है, 10 ईयर्स लेटर। एंड यशवंत राव की अगर हम बात करें तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है, ये भी बाद में आया था 1989 में। सो जो फर्स्ट अगर हम बात करें तो इस्टेब्लिश जो हुआ था अकॉर्डिंग टू एनईपी वो हुआ था इग्नू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद देखिए गिफ्टेड चिल्ड्रन पर जो आपका यूनिट है उसमें गिफ्टेड चाइल्ड्स या फिर वो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उससे क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में से कौन सी विशेषता प्रभावशाली बच्चे की नहीं है, पूछा गया। तो इसमें आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, दे आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड राइटिंग, क्या ये विशेषता होती है। सेकंड है दे हैव द क्वालिटी ऑफ क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है हमारा दे डोंट डू ओरिजिनल थिंकिंग, और इसमें इसके बाद है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसमें जो होगा आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए वो मौलिक सोच नहीं रखते हैं, जो जनरल थिंकिंग होती है बच्चों की वो नहीं रखते हैं, क्योंकि ये गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं तो इनका हाई कॉग्निशन लेवल होता है, ठीक है। बेसिकली इसमें जो क्वालिटीज़ हैं अगर मैं बताऊं तो इसमें इनमें जो एडवांस कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो काफ़ी बेहतर होती है, ठीक है। इसके अलावा क्रिएटिविटी होता है इनके अंदर, और एंथुजियाज्म होता है किसके लिए, लर्निंग के लिए, ठीक है, सीखने के लिए, एंथुजियाज्म फॉर लर्निंग। तो ये कुछ क्वालिटीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गिफ्टेड चाइल्ड के। लेकिन वो मौलिक सोच नहीं रखते हैं, बहुत बेसिक सोच नहीं रखते हैं, जैसे एक जनरल थिंकिंग होती है वो नहीं रखते, उनकी हाई लेवल थिंकिंग होती है, बेसिकली एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं इनमें। सो थर्ड ऑप्शन इज़ दी राइट आंसर, दे डोंट डू ओरिजिनल थिंकिंग, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा प्रतिभाशाली बच्चे का जो आईक्यू है वो कितना होता है। अगेन जो गिफ्टेड या फिर टैलेंटेड चाइल्ड है उसका आईक्यू कितना होता है। सो राइट आंसर क्या होगा, 130, 140, 125 या फिर 120। सो राइट आंसर है 140, ठीक है। 140 के अराउंड रहता है या फिर इससे ऊपर रहता है किसी भी गिफ्टेड चाइल्ड या फिर टैलेंटेड बच्चे का आईक्यू, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आते हैं आईक्यू से। और ये भी पूछा जा सकता है कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। सो आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था विलियम स्टर्न ने 1912 में। और बेसिकली आईक्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इससे पहले भी हमने शायद इसका क्वेश्चन करा था कि आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब कि जो उसकी एक्चुअल बायोलॉजिकल एज है, ठीक है। अगर कोई 5 साल का बच्चा है तो वो उसका क्रोनोलॉजिकल एज होगा। मेंटल एज यानी कि उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है वो डिटरमाइन करता है, मेंटल एज को दिखाता है, मेंटल एज को। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम किसी भी बच्चे का आईक्यू यूज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, सपोज़ कीजिए एक 6 साल का बच्चा है, या हम ले लेते हैं एक 4 साल का बच्चा, ठीक है, 4 साल का एग्जांपल ले लेते हैं। और ये हो गया इसका क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे का, ठीक है। और मान लीजिए उसका जो मेंटल एज है वो 6 ईयर्स का है, मतलब 6 है, यानी कि वो है 4 साल का लेकिन उसका जो मेंटल एज या मेंटल एबिलिटी वो 6 साल के बच्चे के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूले में इसको पुट करें और आईक्यू चेक करें तो कैसे निकलेगा, आईक्यू बराबर मैंने बताया था मेंटल एज, और मेंटल एज हमने कितना लिया 6, एंड जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो कितना था 4, और इसको हम 600 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलेगा। देखिए 4 से इसको हम कट करें तो 25 हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो यानी कि इसका जो आईक्यू आ गया, अगर कोई बच्चा इस क्राइटेरिया में आता है तो वो 150 के रेंज में अगर आता है तो उसे हम कहेंगे गिफ्टेड चाइल्ड, टैलेंटेड चाइल्ड, और उसका आईक्यू क्या है 140 से ज़्यादा है। सो इस तरह से हम निकालते हैं आईक्यू का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, और बेसिकली इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट, क्योंकि ये आपके सिलेबस में। तो ये था इसका राइट आंसर। अगर आपने 140 गेस किया था तो आप बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्लेटो को निम्नलिखित में से किसके जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। प्लेटो को किसके जनक के रूप में जाना जाता है, आइडियलिज्म, रियलिज्म,
नेचुरलिज्म एंड नन ऑफ द अबव। ये सारे आपके सिलेबस में भी है। और इसी से एक क्वेश्चन है ये कि प्लाटो इज़ नोन एज द फादर ऑफ व्हाट। और डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इसलिए मैंने इससे पहले ही बोला कि आपको कुछ बेसिक्स तो पता होनी चाहिए हमेशा कि फादर कौन थे किसी भी फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट के, जैसे आइडियलिज्म, रियलिज्म जो भी है। और बेसिकली ये बोलते क्या है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, आइडियलिज्म क्या बताता है, रियलिज्म क्या बताता है, नेचुरलिज्म क्या बताता है, ठीक है, ह्यूमनिज्म या फिर जो भी हमारे ये कॉन्सेप्ट्स हैं फिलोसफी के, वो क्या बोलता है। बस ये 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो प्लेटो इज़ द नोन एज द फादर ऑफ आइडियलिज्म, यानी कि आदर्शवाद के फादर माने जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये जो थ्योरी है बेसिकली आइडियाज़ पर बेस्ड है। इनका ये मानना है, ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा आइडियलिज्म का, वो ये बिलीव करता है कि आइडियाज़ आर रियल, दे आर रियल, ठीक है। फीलिंग्स एंड आइडियाज़ आर रियल, बट जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है वो इनको मानते हैं कि वो रियल नहीं है, मॉर्टल है। मॉर्टल मीन्स कि जो नश्वर होता है, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक थिंग। लेकिन जो आइडियाज़ हैं या फिर जो फीलिंग्स है वो क्या है, रियल है, रियल वर्ड्स हैं बेसिकली। सो ये इनका एक कॉन्सेप्ट था, ये बताता है आइडियलिज्म, और इसके फादर थे प्लेटो। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक प्रौद्योगिकी की अवधारणा के बारे में नीचे दी गई सूची में से कौन शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अर्थ, उद्देश्य और दायरे को इंगित करता है। कोड से चयन करके अपना उत्तर दें। तो बेसिकली इसमें यह है कि ये 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें से कितने सही हैं, कि 5 स्टेटमेंट्स हैं और इसमें से कितने सही हैं आपको बताने हैं, ठीक है। तो एक बार देखो कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, वो चीज़ बताया गया है यहाँ पर स्टेटमेंट्स में, और इसमें से कितने सही हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। ईटी ऑप्टिमाइजेस लर्निंग आउटकम्स, यानी कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है सीखने के परिणामों को अनुकूलित करता है, ठीक है। आपके सिलेबस में है, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी बन सकते हैं। ईटी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ईटी इज़ यूज़र फ्रेंडली, ईटी इंश्योर्स इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग आउटकम्स, ईटी हैज़ अ ट्रेमेंडस रोल इन रेंडरिंग टीचिंग लर्निंग सिस्टम एफर्ट्स इफेक्टिव। ये 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4th ऑप्शन, 1st, 4th एंड 5th, ठीक है। ईटी ऑप्टिमाइजेस लर्निंग आउटकम्स, ये बिल्कुल सही है। ईटी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ये हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बेसिकली जो डिवाइसेस यूज़ होती है समटाइम्स वो कॉस्टली होती है। ईटी इज़ यूज़र फ्रेंडली। और 4th है हमारा ईटी इंश्योर्स इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग आउटकम्स, ये सही है और ये भी सही है। तो यानी कि जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4th। ऐसे क्वेश्चंस में हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना रहता है, इस ये भी ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस में जो बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है, जैसे ये ऑप्शंस दिए गए, ये 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसके अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स या कौन सा ऑप्शन सबसे सही है वो चूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है। तो संज्ञानात्मक विकास तो हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं, ये किससे संबंधित है, जीन पियाजे एंड ब्रूनर से, ठीक है, दोनों से रिलेटेड है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ, 1st एंड 2nd। जीन पियाजे ने जो दिया था वो 4 स्टेजेस दिए थे, जो कि हमने कई बार पढ़ा है इसको, ठीक है। और अगर हम बात करें ब्रूनर की, तो इन्होंने दिया था बेसिकली 3 स्टेजेस बताए थे, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिम्बॉलिक। दोनों ने ही कॉग्निटिव लेवल्स की बात की थी, और इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ 1 एंड 2, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है और जीन पियाजे से तो क्वेश्चन रहता ही है हर बार, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। इसके बाद देखिए, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है। अकॉर्डिंग टू BF स्किनर, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज इन चिल्ड्रन इज रिजल्ट ऑफ व्हाट। तो किसका होता है, इमिटेशन एंड री इन्फोर्समेंट का होता है ना। बच्चा जो अकॉर्डिंग टू BF स्किनर की अगर हम बात करें तो वो अनुकरण करके सीखता है, ठीक है। तो अनुकरण एंड री इन्फोर्समेंट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आपने 2nd चूज़ करा है तो बिल्कुल आप सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि 25 मार्च 2006 ईस्वी को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया।
तो इसमें बताना है कि विच इंस्टीट्यूट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑन 25 मार्च 2006। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पतंजलि योगापीठ हरिद्वार। इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, एक बार अगर कोई श्योर है इसमें तो कमेंट करके बता सकता है। तो पतंजलि योगापीठ चूँकि 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। अगर किसी को एग्जैक्ट आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं, वैसे यही होगा इसका आंसर, ठीक है। पतंजलि योगापीठ हरिद्वार ये इस्टेब्लिश भी उसी टाइम पे हुआ था और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। जाड़ आदिवासी समाज कितने भागों में विभाजित है? इन हाउ मैनी पार्ट्स इज द जाड़ ट्राइबल सोसाइटी डिवाइडेड? ठीक है, तो ऑप्शन है 3, 4, 2 या 5। तो राइट आंसर होगा इसका 3। जाड़ जो ट्राइबल सोसाइटी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड के से राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि है? हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं और इस बार भी इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं उत्तराखंड से, या फिर नेशनल लेवल के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। सो हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर इन राज्यसभा फ्रॉम उत्तराखंड? 2, 3, 4 एंड 5। सो कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। तो 3 राज्यसभा के प्रतिनिधि या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उत्तराखंड से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कुमाऊं रेजिमेंट से परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव परमवीर चक्र फ्रॉम कुमाऊं रेजिमेंट? सो कौन थे? जनरल BC जोशी, मेजर शैतान सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा या फिर हवलदार चंद्री चंद्र? सो मेजर सोमनाथ शर्मा थे पहले व्यक्ति या फिर जो पहले व्यक्ति जो कि परमवीर चक्र विजेता थे। कहाँ से? कुमाऊं रेजिमेंट से, ठीक है। तो ये होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा शब्दों की 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है। 4 पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन, फाइंड आउट दी ऑड वन आउट। सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें देखिए क्या है बेसिकली ऑड वन आउट कैसे फाइंड आउट करेंगे। वाइट स्नो, रेड ब्लड, ब्राउन स्काई, ठीक है। वाइट स्नो होता है, रेड ब्लड होता है, स्काई ब्राउन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि दोनों कैसे रिलेटेबल हैं। तो जाहिर सी बात है जो स्नो है वो कैसा होता है? वाइट होता है, ठीक है, उसका कलर। ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। स्काई का कलर ब्राउन होता है क्या? जनरली स्काई जो होता है वो कैसा दिखता है हमें? ब्लू होता है ना, ब्लूइश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सबसे ऑड मिल गया इसमें, वो रिलेटेबल नहीं है दोनों से। सो इसका मतलब कि 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑड वन आउट करना था ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, ट्राई करो कि क्या होगा इसका नेक्स्ट। देखिए पेयर बनाए गए हैं कुछ लेटर्स के, ठीक है, उसका रेशियो लिया गया है कुछ और लेटर से, ठीक है, और फिर उसके बाद 3 और पेयर बनाए गए हैं लेटर के, मतलब 3 लेटर का यूज़ करके एक पेयर बनाया गया, और फिर उसका रेशियो कौन से वाले के साथ होगा, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो रिलेशन है आपस में, वही रिलेशन पहले इनका फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद इसमें अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन का अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए, कौन सा लेटर कौन से स्थान पे आता है। जैसे अगर हम Z की बात करें तो 26 पे आता है ना, तो इसी तरह से A किस पे आता है? 1 पे आता है, B किस पे आता है? 3 पे आता है। तो आपको ये बेसिकली बहुत ही अच्छे से रिमेंबर होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, जल्दी करने के लिए, कि आपको याद रहे ताकि आप फटाफट कर पाए। वैसे तो आप काउंट करके कर सकते हैं कि A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का यही तरीका है कि आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए, नंबर 1, ठीक है, किसी भी लेटर की। उसके बाद एक बार नंबरिंग हमें पता चल गई तो हम फिर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करा है, और उसका यूज़ फिर हम आंसर के लिए कर सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखना, NZP ये 3 लेटर दिए गए हैं पहला, और उसका रेशियो लिया गया है G, M और H के साथ, ठीक है। तो ऐसे हम अगर देखें डिवाइड किया गया बेसिकली, तो N कितने पे आता है? 14 पे आता है ना,
Z कितने पे आता है, 26 पे आता है, एंड P कितने पे आता है, 16 पे आता है। ठीक है, फिर से देखते हैं। N आता है हमारा 14 पे, और 26 पे आता है हमारा Z, एंड 16 पे आता है हमारा P। अब देखिए नीचे ये तो NZP का निकल गया। अब GMH का अगर हम बात करें तो ये 7 पे आता है। ठीक है, M 13 पर आता है, और ये आता है 8 पे, H आता है हमारा 8 पे। तो अब इनको देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 2 दे रहे हैं ना, 7 दूनी 14, 7 2 ज़ा 14, 13 2 ज़ा 26 एंड 8 2 ज़ा 16, यानी कि ये हमेशा 2 दे रहा है। इन दोनों को डिवाइड करने पे आपस में, ऊपर वाले लेटर्स को नीचे वाले लेटर्स के साथ इंडिविजुअली डिवाइड करने पर 2 दे रहा है। मतलब हमें रिलेशन मालूम पड़ गया कि जब हम नंबर की पोजीशन को डिवाइड कर रहे हैं आपस में, ठीक है, सॉरी, लेटर्स के पोजीशन को आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो एक नंबर दे रहा है, फिक्स नंबर 2 दे रहा है। तो मतलब इधर भी वो फिक्स नंबर देना चाहिए। तो X, T और L का कौन से लेटर्स के साथ होगा कि वो 2 मिल जाए। तो X की अगर हम बात करें तो X कितने पे आता है, 24 पे आता है। ठीक है, T कितने पर आता है, 20 पे आता है, और L कितने पर आता है, 12 पे आता है। तो सीधे सीधे हम इसका हाफ कर देते हैं, 6, 10 और 12। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करना है कि 12 और 10 और 6 पर कौन कौन से लेटर आते हैं, 12, 10 और 6 पर। तो देखिए जो 12 पर आता है वो L आता है, 10 पर आता है हमारा J, और 6 पर आता है हमारा F। इसका मतलब कौन सा पेयर राइट हो जाएगा ऑप्शन में से, LJF। ठीक, तो ऑप्शन सेकंड अगर आपने गेस करा था खुद से भी तो बिल्कुल सही है आप, करेक्ट। तो इस तरह से अटैम्प्ट करना होता है इस तरह के क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे रीजनिंग पोर्शन में। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर। तो इसमें आपको काउंट करने पड़ेंगे। थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ, इसमें आप देखो एंड ट्राई करो काउंट करने का। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं 13, 32, 21 एंड 24। सो इसमें काउंट करने के बाद आप पॉज करके कर सकते हैं। काउंट करने के बाद अगर आपका आंसर 24 आ रहा है तो बिल्कुल सही है आप। इसका जो राइट आंसर है वो 24 है, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं 24। और नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और एक अलग है। अगेन ये वाला क्वेश्चन ऑड आउट वाला है, यानी कि डिफरेंट वन जो है वो उसको आउट करना है। सो इसमें दिया गया है गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, बाइफोकल्स या फिर ऑप्टिकल रीडर्स। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सबसे अलग क्या होता है। देखिए गॉगल्स पहनते हैं हम, स्पेक्टिकल्स चश्मा भी लगाते हैं, बाइफोकल्स भी पहना जाता है, लेकिन जो ऑप्टिकल, बेसिकली इन ये जो चीज़ें हैं वो सेम है एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन जो ऑप्टिकल रीडर है वो क्या होता है, ऑप्टिकल रीडर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म में सुना होगा। बेसिकली ऑप्टिकल रीडर इज़ अ डिवाइस, ठीक है, जो फाउंड होता है किसमें, कंप्यूटर स्कैनर्स में होता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर स्कैनिंग के लिए डिवाइस यूज होता है उससे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रीडर, जो कि इमेजेस या फिर टेक्स्ट वगैरह को स्कैन करता है, ठीक। तो मतलब कि इसको, ये वेरिएबल नहीं है, ये डिफरेंट है तीनों से। सो इसका मतलब कौन सा राइट आंसर होगा, डी इज़ दी राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज़ दी राइट आंसर। सो अगर आपने फोर्थ गेस किया तो आप बिल्कुल सही हैं। सो दोस्तों ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये सेम रेशियो में क्वेश्चन थे आपके आयोग के पैटर्न के अकॉर्डिंग, और इसमें 20 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। तो बेसिकली रेशो, सेम रेशो का मतलब ये है कि जैसे 30:10:10 का है तो उसको मैंने स्मॉल पोर्शन में कर दिया है, क्योंकि ये बहुत सारी क्लासेस आएंगी तो आपका, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन जाती है तो वो एक टाइम पर देखना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा, तो थोड़ा शॉर्ट लेंथ की वीडियो है। और बेसिकली इसमें रेशियो सेम है, जैसे कि 30:10 और 10 का रेशियो था, तो इसको मैंने स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करके 12:4 का कर दिया, सेम रेशियो है, ठीक। तो बेसिकली मकसद यही है यहाँ पर कि आपको पैटर्न वही मिले, आपकी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहे, और आपको एक आइडिया रहे कि कैसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है।
हालांकि ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन को सेपरेट ना करके, पोर्शंस को सेपरेट ना करके आयोग सभी क्वेश्चन को मिक्सअप कर दे, टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ ही जीके और रीजनिंग को एक साथ आगे पीछे करके साथ ही में दे दे, है ना। ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि जीके और रीजनिंग को अलग करें, टीचिंग एप्टीट्यूड को अलग करें, लेकिन 50 क्वेश्चन तो आपके फिक्स ही हैं। कुल मिला के ये बात है, ठीक है। आपका कोई सजेशन है नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग नए जुड़े हैं ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सभी अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए टाइम से मिल जाए आपको, ये इंपॉर्टेंट होता है बेल आइकन प्रेस करना। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देना आने वाले सभी वीडियोज़ को। और इसमें आने वाले टाइम पर कुछ और क्लासेस होंगी, और मेरा मेन फोकस होगा ये मॉक टेस्ट पर, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप करते ही हैं, ठीक है, जो भी बुक फॉलो वगैरह करते हैं हम, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो ये क्लासेस चल रही हैं इसको फॉलो करें और ट्राई करें कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और देखें कि कितना आपका लेवल है अभी इस फिलहाल में। सो कोई भी सजेशन है आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है वो भी आप बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।